बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिंकिंग वर्कशीट्स को कैसे लिंक कर सकते हैं। हम डिटेल से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन विज़ार्ड के बारे में भी देखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंटरेस्टिंग लेक्चर है और इन्फॉर्मेटिव भी है। आपने इसको ध्यान से समझना है। एक एक चीज़ मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है उसमें भी आपको बता दूंगा, और जो हमारे पास ओल्ड वर्जन है 2003 जो आपकी बुक में मेंशन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम वर्कशीट्स को लिंक कैसे करते हैं आपस में। यानी अगर हम एक वर्कशीट में मौजूद हैं और उसमें हमने कोई ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें हमने किसी दूसरी शीट की वैल्यू ऐड करनी है और उसको यूज़ करना है, तो हम फिर इस शीट के साथ, जिस शीट में हम मौजूद हैं उस शीट के साथ दूसरी शीट को किस तरह से लिंक करते हैं, किस तरह से कंबाइन करते हैं अपने फॉर्मूला में, तो उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्कशीट। तो पहले लिंकिंग वर्कशीट सीखेंगे और उसके बाद कुछ फंक्शंस जो हैं उनके ऊपर हमने डिटेल से डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्कशीट्स को लिंक कैसे किया जाता है। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। फर्स्ट करते हैं कि ये मैंने सेल सेलेक्ट किया G8, यहाँ पर मैंने वैल्यू एंटर की 56 और यहाँ पर मैंने वैल्यू एंटर करनी है G8 ये वाली वैल्यू, और शीट 2 जो है हमारे पास, ये हमारे पास शीट 4 है और ये शीट 5 है। तो अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं इसको शीट 1 कर देता हूँ और इसको जो है वो मैं शीट 2 कर देता हूँ, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एंटर किया 56 और यहाँ पर मैं एंटर करना चाहता हूँ कि G8 की वैल्यू के साथ प्लस हो जाए शीट 2 में जो A1 की वैल्यू है जो कि है 4। अब ये A1 जो है ये शीट 2 का है, जबकि ये जो G8 है वो इसी शीट का जिसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिएगा ज़रा, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इक्वल्स टू G8 प्लस, इसमें मैं प्लस करता हूँ A1। अब A1 वो किसको कंसीडर कर रहा है, आप देख लें कि वो इसी शीट के A1 को कंसीडर कर रहा है। जब मैं लिख के एंटर करूँगा तो यहाँ पे 56 ही दिखाएगा। उसकी वजह ये है कि A1 के अंदर तो कुछ भी नहीं है, मतलब एम्प्टी है ना, नल वैल्यू है। तो 56 में अगर हम कुछ ऐड ही नहीं कर रहे तो 56 ही रहेगा। हालांकि मैं ये चाह रहा हूँ कि A1 यहाँ का ऐड हो। इस शीट का नाम है शीट 2। इसके लिए हम क्या किया करते हैं डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इसके अंदर हम शीट 2 को शीट 1 के साथ लिंक करना चाह रहे हैं। तो फॉर्मूला ये लगेगा कि A1 इस शीट का वो कंसिडर कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये शीट 2 का हो। तो आपने A1 से पहले लिखना है शीट 2, जो शीट का नाम है, यहाँ पे शीट का नाम जो भी है शीट 2 है। शीट 2 लिखने के बाद आपने एक्सक्लेमेशन का साइन लगा देना है, इस शीट के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आगे A1 आपने लिखना है। इससे क्या होगा, अब देखें कि ये जो शीट 2 है इसका जो A1 है ये वाला यूज़ होगा। ये लिखने के बाद जैसे ही यहाँ पर मैं एंटर करूँगा, अच्छा आपने इसमें ये करना होता है कि ये जो G8 लिखा है इस शीट का, इसका भी रेफरेंस देना होगा। इस वजह से ये यहाँ पर एरर दे रहा है। तो याद रखिएगा दोनों शीट्स का आपने रेफरेंस देना है। जिस शीट में हम मौजूद हैं उस शीट का भी रेफरेंस देना पड़ेगा। तो मैं G8 से पहले लिख देता हूँ शीट 1। तो शीट 1 है ये, और शीट 1 जो मैंने लिखा है उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है। यानी आपने जो शीट का नाम लिखना है उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है। इसी तरह से आगे मैंने लिखा शीट 2 A1। ये लिखने के बाद जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये देखें यहाँ पर 60 आ गया। वो कैसे, क्या फॉर्मूला देखें, शीट 1 का सेल है G8, शीट 1 यही वाली है जो कि इस टाइम एक्टिव है, और G8 है ये वाला, और इसमें प्लस कर रहे हैं हम शीट 2 से A1। तो शीट 2 में A1 है और A1 में पड़ा हुआ 4। तो 56 प्लस 4 कितना हो गया, 60। तो यहाँ पे 60 नज़र आ रहा है। एक और एग्जांपल करते हैं, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, पहले मैं शीट 2 में वैल्यू एंटर कर लेता हूँ, F1 में वैल्यू डालता हूँ 45, और यहाँ पर I13 में मैं फॉर्मूला ये लगा रहा हूँ कि इक्वल्स टू शीट 1, जो शीट का नाम है, अगर आपने कोई और नाम रखा होगा तो आप वो यूज़ करेंगे, शीट 1, और यहाँ पे प्लस करना है शीट 2 एक्सक्लेमेशन साइन। शीट 1 का कौन सा सेल है हमारे पास, G8 में हमने प्लस करना है शीट 2 से कौन सी वैल्यू लेनी है हमने, कहाँ से, F1 से। तो आप यहाँ पर लिखेंगे शीट 1 एक्सक्लेमेशन साइन F1। ये लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे फिर एरर दे रहा है। देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली यहाँ पर शीट 1 दोबारा लिखा गया, उसने ऑटोमेटिकली लिख दिया जब हमने इसको सेलेक्ट किया था। जब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया था ना शीट 2 को, तो उसने उसको लिख दिया था। तो फिर बता रहा हूँ इक्वल्स टू शीट 1
और आगे एक्सक्लेमेशन साइन G8 प्लस शीट 2 एक्सक्लेमेशन साइन F1। ये करने के बाद जब मैं एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पे आ गया 101। इसका मतलब ये है कि शीट 1 में से, ये देखें फॉर्मूला, शीट 1 से G8 जो कि ये है और शीट 2 से F1 जो कि ये है, तो 45 प्लस 56 इक्वल्स टू 101। तो इस तरह से हम अपनी वर्कशीट्स को लिंक कर सकते हैं। तो हमने ये सीखा कि अगर हम शीट को लिंक करना चाहते हैं तो दोनों शीट्स का, या 3 शीट्स हैं जितनी भी हैं, उनका रेफरेंस सबका देना पड़ेगा। हालांकि बुक में जो एग्जांपल उसने दी हुई है उसने इस तरह से नहीं लिखा हुआ, उसमें उसने सिर्फ जिस शीट को हम लिंक करना चाह रहे हैं सिर्फ उसका रेफरेंस लिखा हुआ है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि इस तरह करने से एरर आता है। याद रखिएगा जो 2003 का वर्जन है उसमें भी सेम इसी तरह से वर्किंग होती है जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया। इसी तरह से वर्कशीट्स को हम लिंक कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस का, और फंक्शंस क्या होते हैं पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद फिर हम फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे और फंक्शंस कौन कौन से होते हैं फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखें यहाँ से शीट अगर आपने डिलीट करनी तो राइट क्लिक करके डिलीट कर दें, शीट डिलीट हो जाती है परमानेंटली। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शंस आर बिल्ट इन फार्मूलाज। फंक्शंस जो हैं वो बने बनाए फार्मूलाज होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उनको यूज़ करते हैं। हमें लंबा चौड़ा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल हम फंक्शन लगाते हैं और वैल्यूज़ पुट करते हैं, यानी इसको आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं तो फंक्शन हमें जो है वो एक वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कैलकुलेशन के बाद हमें एक आंसर देता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल A1 में वैल्यू एंटर करता हूँ 11, 12, 14, 44, 77, 88, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। मुझे इनका सम चाहिए इस सेल में, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा इक्वल्स टू A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 प्लस E1 प्लस F1। ये मुझे एक लेंथी फार्मूला लिखना पड़ा। उसके बाद जब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आ गया 256, क्योंकि इसमें ये सारे के सारे नंबर्स ऐड हो रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा फार्मूला। ये इतना लेंथी फार्मूला लिखने की बजाय अगर हम यहाँ पर फंक्शन अप्लाई कर दें तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और एफिशिएंटली हमें आंसर भी मिल जाएगा। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा इक्वल्स टू, आगे हम लिखेंगे सम का एक फॉर्मूला होता है। सम का फॉर्मूला लिखने के बाद आगे हम ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो वैल्यू फंक्शन के आगे हम लिखते हैं जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है और उसके बाद हमें सोल्यूशन मिलता है और एक आंसर, एक वैल्यू रिटर्न होती है और सेल में नज़र आती है, उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आप डायरेक्ट वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं या आप सेल्स का रेफरेंस दे सकते हैं, जो हमने सेल रेफरेंस पढ़ा था, रिलेटिव रेफरेंस या एब्सोल्यूट रेफरेंस, सेम उसी तरह से जिस तरह हम फार्मूलाज में करते हैं। तो आपने क्या करना होता है, सम लिखने के बाद आपने यहाँ पर लिखा, अगर हम यहाँ पर सेल्स के नाम लिखते हैं A1, फिर हम लिखेंगे कोमा B1 कोमा C1 इस तरह से। लेकिन चूंकि ये रेंज है, आपको पता है रेंज के लिए हम कॉलन का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ A1 कॉलन, A1 से लेके आखिरी ये क्या है हमारे पास F1, तो मैं लिखता हूँ F1। तो देखें उसने सबको सेलेक्ट कर दिया। लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज की और मैंने जब एंटर किया तो ये देख लें 246 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना शॉर्ट सा फंक्शन है और जब मैं फार्मूला लिख रहा था तो वो कितना लेंथी था। अच्छा, ये तो होगी सेल रेंज। लेकिन अगर मैंने 2 या 3 नॉन कंसेक्टिव सेल्स हैं उनको प्लस करना है तो उसके लिए सम का फॉर्मूला लगा के, फॉर एग्जांपल A1 कोमा उसके बाद D1 कोमा उसके बाद F1, इनका सम चाहिए था मुझे, तो एंटर करूंगा तो यहाँ पे 143 आ जाएगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको ऐड कर रहा है, सिर्फ A1 को, D1 को और F1 को। सिर्फ इनकी वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 143। अच्छा, ये हो गया फंक्शन। तो इस तरह से हम फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। सम के फंक्शन के बाद एक फंक्शन होता है हमारे पास एवरेज का। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया है, सम कैलकुलेट किया है, और इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं और इसका साइज़ भी बढ़ा देते हैं, इसको लेबल बना देते हैं इसका। अब मैं निकालने वाला हूँ एवरेज। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या किया करते हैं कि हम एवरेज का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और आपको वैसे तो पता है कि एवरेज होती क्या है। एवरेज बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ नंबर्स की एवरेज निकालने के लिए। जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ये होता है कि तमाम को हम प्लस करेंगे इन सब को,
और प्लस करने के बाद डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास ये 6 हैं, तो डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। तो आप एवरेज इस तरह से निकाल सकते हो कि आपने लगाना है इक्वल का साइन, और एवरेज का एक फंक्शन होता है मुकम्मल एवरेज लिखते हैं। एवरेज लिखने के बाद आपने ब्रैकेट में सेल रेंज उसी तरह से दे देनी है कि जिन सेल्स की आपने एवरेज निकालनी है। तो A1 कोलन F1 करके आपने एंटर कर देना है। तो यहाँ पर एवरेज आ जाएगी 41। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला भी लगा सकते थे कि आप यहाँ पर करते इक्वल्स टू A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 प्लस E1 प्लस F1, ये करके आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाते और डिवाइडेड बाय 6 कर देते। उससे भी सेम यही काम होना था, डिवाइडेड बाय 6। ये करने के बाद एंटर किया, देख रहे हैं यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 41। तो देखिए फॉर्मूला जो है वो लेंथी है या ये फंक्शन लेंथी है, तो ऑब्वियसली फंक्शन जो है वो हैंडी है, फंक्शन के ज़रिए से जल्दी काम हो जाता है। ये एवरेज हमने कैलकुलेट कर ली, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद हमने करना है मैक्स का फंक्शन यूज़। मैक्स का फंक्शन क्या होता है जी? मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, यानी ये हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके देता है। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू मैक्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ A1 से लेकर F1 तक जी। इनमें मैक्स का मतलब है इनमें जो सी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो हमें इस सेल में नजर आएगी। ये लिखे जब मैं एंटर करता हूँ, देखिए 88 आ गया। क्यों? क्योंकि इन सब में लार्जेस्ट वैल्यू 88 है। मैं यहाँ पे अगर इसको 102 कर देता हूँ तो मैक्स का फंक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, यहाँ पे 102 हो जाएगा। क्योंकि ये सारे सेल्स जो हैं वो लिंक्ड हैं सम के फंक्शन के साथ भी, यहाँ पे भी, और एवरेज के साथ भी, मैक्स के साथ भी, तीनों चेंज होंगे। तो देखिए मैंने एंटर किया तो ये सारे के सारे चेंज हो गए। 56 आ गया, यहाँ पे 102 आ गया। सम का फंक्शन जो है उसमें हमने, चूँकि लास्ट एग्जाम्पल में हमने सिर्फ ये 3 सेल्स को प्लस किया था, इसलिए वो चेंज नहीं हुआ। अगर हम रेंज यहाँ पर लिखते, जैसे कि मैं यहाँ पे रेंज इसको भी रेंज कर देता हूँ A1 से F1, तो ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये 336 आ गया, सम चेंज हो गया। तो इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। मैक्सिमम के बाद सेम इसी तरह से, ये देखें मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो सेम वही आ गया, लेकिन सिर्फ हमने यहाँ पे I लिखना है और N लिखना है। मिन का फंक्शन होता है ये। मिन का फंक्शन मिनिमम वैल्यू देता है हमें, तो इसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे इक्वल्स टू मिन, और मिन लिखने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा A1 कोलन F1। ये लिखने के बाद जब मैंने एंटर किया तो देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर 11 आ गया। क्यों 11 आ गया? क्योंकि A1 से F1 तक जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 11, तो इसलिए 11 नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन होता है SQRT का। SQRT स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायर रूट अंडर रूट को कहते हैं, आपको पता है, और इसको भी मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ। स्क्वायर रूट के लिए हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं SQRT। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल्स टू SQRT का फंक्शन लगा के स्क्वायर रूट किस वैल्यू का निकालना है। फॉर एग्जांपल मुझे स्क्वायर रूट चाहिए 14 का, तो 14 किस में है? C1 में। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे C1 होती आ जाएगा। आपको पता है कि फॉर्मूला भी लगाते हुए हम सेल को सिलेक्ट भी कर लें तो उसको फेच कर लेता है उसकी वैल्यू को। तो इसको मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ। जैसे ही एंटर करूँगा तो ये देखें ये इसका स्क्वायर रूट निकला है 3.741657387। ये इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो गया। और लास्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है टुडे का फंक्शन। टुडे का फंक्शन जो है वो हमें करंट डेट दिखाता है, और जो भी करंट डेट है वो हमें शो करेगा। तो टुडे का फंक्शन मैं यहाँ पर लगाता हूँ, और याद रखिएगा टुडे के फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होती, इसकी जो ब्रैकेट्स हैं वो आपने एम्प्टी छोड़नी होती है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टुडे, और ब्रैकेट्स आप मैंने ऐसी छोड़ दी। एंटर करूँगा तो देख लें ये आज की डेट नज़र आ रही है 19 मई 2022। तो करंट डेट देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये बोर्ड के MCQs भी हैं, वो आपसे पूछ सकता है कि टुडे के फंक्शन जो है उसमें कितनी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। सो इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होती, 0 आर्ग्यूमेंट होती है, यानी एम्प्टीज़ को छोड़ते हैं। और वो आपसे पूछ सकता है कि SQRT का जो फंक्शन है स्क्वायर रूट, उसके अंदर कितनी हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। तो याद रखिएगा कि जो SQRT है हमारे पास उसके अंदर एक ही आर्ग्यूमेंट होती है, क्योंकि जब हम अंडर रूट लेते हैं तो अमूमन एक ही वैल्यू होती है। तो इसी तरह से
हमारे पास जो SQRT है उसके अंदर एक ही आर्गुमेंट होगी। तो यहाँ पे मैंने ये फंक्शंस लिख दिए हैं और इनकी वर्किंग मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दी है। तो उम्मीद है कि ये जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब ये तो वो फंक्शन है जो बुक में उसने आपको बता दी और ये कॉमनली यूज्ड फंक्शंस हैं, तो इनकी आपको समझ भी आ गई होगी। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो एक्सेल में मौजूद तो हैं लेकिन हमें उनका पता ही नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, जो ओल्ड वर्जन है 2003 का, उसमें आपने इंसर्ट के मेन्यू पे क्लिक करना होता है और आगे फंक्शन के मेन्यू पे क्लिक करना है। तो आपके सामने एक छोटी सी विंडो आ जाएगी, उसमें आपको सारे फंक्शंस दिखाएगा और उनकी वर्किंग भी बताएगा। लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे फॉर्मूला का टैब है, आपने फॉर्मूलाज पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखें नज़र आ रहा है आपको इंसर्ट फंक्शन। आप इस पर क्लिक करें तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ये छोटी सी विंडो आ जाएगी। ये वही सेम डायलॉग बॉक्स है जो 2003 में आपको नज़र आया करता है। अब यहाँ पे आपको फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, जैसे काउंट है, सम, एवरेज, इफ़, हाइपरलिंक, मैक्स, साइन है, सम इफ़ है, PMT है, STDEV है, स्टैंडर्ड डेविएशन का, साइन, मैक्स, हाइपरलिंक वगैरह। इनमें से कुछ तो हमने यूज़ कर लिए हैं, कुछ हमें पहले से पता था, ये मोस्ट रिसेंटली यूज्ड हैं। आप यहाँ से फाइनेंशियल फंक्शंस ढूंढने, यहाँ पे फाइनेंशियल फंक्शंस आ जाएंगे, बहुत सारे हैं। इसी तरह से आपने डेटाबेस के फंक्शंस फाइंड करने हैं तो ये डेटाबेस के फंक्शंस आ जाएंगे, और आपको लॉजिकल फंक्शंस चाहिए तो ये लॉजिकल फंक्शंस आ जाएंगे, एंड, फॉल्स, इफ़, एरर, एटसेट्रा। और नीचे वो बता रहा है यहाँ पर कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। तो मोस्ट रिसेंटली यूज में मैं जाता हूँ, सबसे ऊपर काउंट का फंक्शन है। काउंट का फंक्शन मैं आपको लगा के बताता हूँ कि हम यहाँ से फिर फंक्शन को यूज़ कैसे करेंगे, वो हमें साथ साथ गाइड करेगा। ये बता रहा है कि काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। काउंट का जो फंक्शन है वो हमें बताता है कि जो हमने सिलेक्टेड सेल्स, हमने जो सेल्स सेलेक्ट किए हुए हैं उनमें से जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, यानी किन सेल्स में नंबर्स हैं, तो नंबर्स को काउंट करता है कितने हैं। मैं आपको ये अप्लाई भी करके बताता हूँ। मैं इसे ओके करता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि D1 से D6 तक आपने वैल्यूज़ काउंट करनी है। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे A1 से F1 तक वैल्यूज़ चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ A1:F1। ये लिख के जब मैंने ओके किया तो यहाँ पे देखें 6 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये 6 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर मैंने फंक्शन लगाया ना, तो आप इसे सिलेक्ट करें तो देखें यहाँ फंक्शन नज़र आ रहा है, काउंट A1:F1। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ A1:J1, ये यहाँ तक कर देता हूँ इसको J1, तो फिर क्या होगा, F1 की जगह पर मैं इसको J1 कर देता हूँ। तो अब देखें इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी। अब इसका आंसर क्या आएगा, अभी भी 6 है। उसकी वजह यह है कि ना तो इसमें कोई नंबर है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। नंबर तो ये 6 ही है सिर्फ। तो जितने मर्जी, वो सेल्स को काउंट नहीं करता, सेल्स में जो नंबर्स होते हैं उनको काउंट करता है। इसी तरह से यहाँ पर मैं अकाउंट में लिखता हूँ, ये है हमारे पास I10 और ये है हमारे पास J15। तो I10 से J15 तक देखते हैं कि वो क्या दिखाता है। तो J15 तक हमने देखना है I1 से लेकर I1 से। तो I1 ये ऊपर से हो रहा है शुरू, हम इसको यहाँ से कर लेते हैं। I1 की बजाय हम इसको I10 करते हैं, I10 यहाँ से। अब इसमें देखते हैं कितनी वैल्यूज़ वो हमें बताता है कि हैं। यहाँ पे वो हमें बता रहा है 6 वैल्यूज़ हैं। क्यों? क्योंकि वो नंबर्स काउंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर्ड वैल्यूज़ हैं। ये हमने सेलेक्ट किए हुए हैं लेकिन इनको वो काउंट नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ काउंट करता है नंबर्स को। वो अभी हमने उसमें हमने पढ़ा भी है, यहाँ पे काउंट क्या करता है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर्स, यानी वो सेल्स काउंट करता है जिनमें नंबर्स हैं। टोटल हमारे पास 6 हैं, तो ये 6 हमें दिखा रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे 11 है वैल्यू है, इसको ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे कोई नाम लिख देता हूँ, अली फॉर एग्जांपल। तो अब देखिएगा ये वैल्यू 5 हो गई है। क्यों? क्योंकि अब इनमें 5 नंबर्स हैं इस सेल्स में, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 हमें यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आपको फंक्शन विज़र्ड की समझ आ गई होगी कि ये जो हम यहाँ से ओपन करते हैं ये बेसिकली फंक्शन विज़र्ड होता है। ठीक है, तो जिसके ज़रिए से हम फंक्शन ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे, ये फंक्शन विज़र्ड है, इंसर्ट फंक्शन। तो हमने आज लिंकिंग वर्कशीट पढ़ा, फंक्शंस के बारे में पढ़ा, फंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं वो देखा, और फंक्शन विज़र्ड के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि हम किस तरह से अपनी वर्कशीट्स को लिंक कर सकते हैं, यानी एक वर्कशीट में रहते हुए फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम किसी दूसरी वर्कशीट की वैल्यू को इस वर्कशीट की वैल्यू के साथ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा, कौन कौन से फंक्शंस हमारे पास इस्तेमाल होते हैं और किस फंक्शन के ज़रिए से हम क्या काम कर सकते हैं और फंक्शंस को यूज़ कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। जो फंक्शंस हमें नहीं आते, हमें जिनके बारे में नहीं पता, हम फंक्शन विज़र्ड के ज़रिए से जाकर उनको देख सकते हैं और उनकी वर्किंग देख के उनको यूज़ भी कर सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी, आपने इसको इसी तरह से प्रैक्टिस भी करना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।